मैं डॉक्टर आर कोचे गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज डोंगरगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदस्थ हूँ। आज हम बीए पार्ट 2 के सेकेंड यूनिट में निर्धारित उपभोग फलन के संबंध में डिस्कस करेंगे। उपभोग फलन से संबंधित इन टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उपभोग फलन से आशय, उपभोग फलन एवं उपभोग प्रवृत्ति में अंतर, उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं, उपभोग फलन के प्रकार, उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने तत्व। सर्वप्रथम हम उपभोग फलन से आशय बताना चाहेंगे। उपभोग फलन से आशय है कुल आय एवं कुल उपभोग व्यय के बीच जो संबंध होता है उसे हम उपभोग फलन कहते हैं। अर्थात C = RY। C से आशय है कंजप्शन, R से आशय है रिलेशनशिप और Y से आशय है इनकम। इस प्रकार आय और उपभोग व्यय के बीच जो संबंध होता है उसे हम सामान्यतः उपभोग फलन कहते हैं। यद्यपि उपभोग फलन कई तत्वों से प्रभावित होता है, जैसे आय, वस्तु कीमत, उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि, किंतु उपभोग पर सबसे अधिक प्रभाव आय का ही पड़ता है। कीस ने भी यही कहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग व्यय मुख्यतः आय पर ही निर्भर करता है। आय में परिवर्तन होने से उपभोग व्यय में भी परिवर्तन होता है और इसको इस तरह से रूप में हम दर्शा सकते हैं C = FY। अब हम देखेंगे उपभोग एवं उपभोग प्रवृत्ति में अंतर। आय के एक निश्चित स्तर पर उपभोग पर जितना खर्च किया जाता है उसे सामान्यतः हम उपभोग कहते हैं। अर्थात आय के एक निश्चित स्तर पर उपभोक्ता द्वारा जितनी मात्रा में उपभोग पर खर्च जाता है वह उपभोग कहलाता है। जबकि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्रा को हम उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब हम उपभोग फलन को तालिका के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इस तालिका को देखने से अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आय में बढ़ोतरी के साथ साथ उपभोग व्यय में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ रही है उस अनुपात में उपभोग व्यय में वृद्धि नहीं हो रही है। यहाँ हम देखते हैं जब आय का स्तर 0 होता है तो भी उपभोक्ता द्वारा उपभोग पर व्यय किया जाता है। इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता द्वारा यदि आय नहीं है तो पहले की बचत के माध्यम से या बोरो के माध्यम से अपने को सर्वाइवल करने के लिए उपभोग पर व्यय किया जाता है। यदि आय का स्तर 100 करोड़ रुपये है तो उपभोक्ताओं के द्वारा 250 करोड़ रुपये व्यय किया जाता है। यहाँ पर भी आय से अधिक उपभोग पर व्यय किया जा रहा है। और यदि 200 करोड़ रुपया आय होती है तो 300 करोड़ रुपया का उपभोग पर व्यय किया जाता है। यहाँ पर भी उपभोग व्यय अधिक किया जा रहा है बनिस्बत आय के। अब यहाँ देखते हैं 400 करोड़ रुपया आय होने पर उपभोग व्यय भी 400 करोड़ किया जा रहा था। यहाँ पर जितनी आय होती है उतना ही उपभोग व्यय किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे उपभोग व्यय भी बढ़ रहा है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ रही है उस अनुपात में उपभोग व्यय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसका आशय ये है कि शेष भाग उपभोक्ताओं द्वारा बचत कर ली जाती है। अब हम उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताओं के संबंध में चर्चा करेंगे। उपभोग प्रवृत्ति की सबसे पहली विशेषता है मनोवैज्ञानिक धारणा। उपभोग प्रवृत्ति वस्तुतः मनोवैज्ञानिक धारणा पर
आधारित है। चूँकि उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग में बढ़ोतरी होती है, लेकिन उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की फैशन आदत यह स्थिर होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मुख्यतः उपभोग प्रवृत्ति आय पर डिपेंड होती है। दूसरी विशेषता है असमान उपभोग प्रवृत्ति, अर्थात अलग अलग आय वर्गों में उपभोग प्रवृत्ति अलग अलग देखी जाती है। ऊंची आय प्राप्त करने वाले वर्गों की उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है, जबकि निम्न आय वाले वर्गों के द्वारा अधिक उपभोग व्यय कहते हैं, अर्थात उनकी उपभोग प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। उपभोग प्रवृत्ति की तीसरी विशेषता है आय और रोजगार उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, अर्थात उपभोग प्रवृत्ति से ही आय और रोजगार में परिवर्तन होता है। यदि उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है तो विनियोग भी अधिक होता है, विनियोग अधिक होने से आय अधिक होती है और रोजगार भी अधिक स्तर पर बढ़ोतरी होती है। चौथी विशेषता है उपभोग प्रवृत्ति की अल्पकालीन उपभोग व्यय, अर्थात अल्पकाल में उपभोग व्यय स्वतंत्र उपभोग व्यय तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। स्वतंत्र उपभोग से आशय ऐसे उपभोग से है जो व्यक्ति की प्रत्येक दशा में करना ही पड़ता है, चाहे आय शून्य ही क्यों न हो। आय शून्य होने पर भी उपभोग व्यय किया जाता है, जबकि अल्पकाल में आय बढ़ने पर उपभोग व्यय आय की तुलना में कम बढ़ता है। अब हम उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार को देखेंगे। उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति से आशय है आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च किया जाता है उसे औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, जिसको हम APC कहते हैं, अर्थात एवरेज प्रोपोर्शनरी कंजप्शन। आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च किया जाता है उसे औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यह कुल उपभोग का कुल आय के साथ अनुपात को प्रदर्शित करता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति को निम्न तालिका के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। इस तालिका में देखिए, आय यदि 100 करोड़ रुपया है तो उपभोग व्यय 100 करोड़ रुपया किया गया है। इस प्रकार औसत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात APC 0.8 है। दूसरे कलम हम देखते हैं कि यदि आय 200 करोड़ रुपया है तो उपभोग व्यय 120 करोड़ रुपया देखा गया है। इस प्रकार औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 है। इधर डायग्राम के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति नीचे से ऊपर उड़ता हुआ होता है, अर्थात आय में बढ़ोतरी के साथ साथ उपभोग में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन जिस अनुपात में आय में बढ़ोतरी होती है उस अनुपात में उपभोग में बढ़ोतरी नहीं होती है। अब हम देखते हैं उपभोग प्रवृत्ति का दूसरा प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आशय आय के स्तर में अतिरिक्त वृद्धि होने से उपभोग में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, अर्थात आय के स्तर में एक अतिरिक्त इकाई वृद्धि होने से उपभोग में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, अर्थात यह अतिरिक्त आय में से अतिरिक्त उपभोग व्यय है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम अग्र तालिका
एवं रेखा चित्र से स्पष्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि आय 20 करोड़ रुपये है तो उपभोग 16 करोड़ रुपया दिखाया गया है। इस प्रकार जो सीमांत उपभोग पूर्ति है 0.4, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आरंभ में 20 करोड़ रुपया है। यदि 20 करोड़ रुपये से बढ़कर आय 40 करोड़ हो जाती है तो बढ़ोतरी होती है 20 करोड़ रुपया, और उपभोग व्यय में बढ़ोतरी होती है 16 करोड़ रुपये से बढ़कर 24 करोड़ रुपया, अर्थात यहाँ पर 8 करोड़ अतिरिक्त उपभोग व्यय कहता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 20 करोड़ रुपया अतिरिक्त आय में वृद्धि होने से 8 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उपभोग व्यय में बढ़ोतरी होती है। और इस प्रकार जो सीमांत उपभोग पूर्ति है 8 को हम डिवाइड करेंगे 20 से तो 0.4 सीमांत उपभोग पूर्ति होती है। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम में 40 करोड़ रुपये से आय यदि 60 करोड़ बढ़ोतरी होती है, अर्थात यहाँ पर भी 20 करोड़ रुपये अतिरिक्त आय में बढ़ोतरी होती है, तो उपभोग व्यय बढ़कर 24 करोड़ से 30 करोड़ हो जाती है, अर्थात 20 करोड़ रुपया अतिरिक्त आय में वृद्धि होने से 6 करोड़ रुपया अतिरिक्त उपभोग में बढ़ोतरी होती है, और इस प्रकार सीमांत उपभोग पूर्ति 0.3 होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीमांत उपभोग पूर्ति में भी आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग में बढ़ोतरी होती है, और डायग्राम से भी हम अवलोकन कर सकते हैं कि आय में बढ़ोतरी के साथ साथ सीमांत उपभोग पूर्ति में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जिस अनुपात में आय में बढ़ोतरी होती है उस अनुपात में सीमांत उपभोग पूर्ति में बढ़ोतरी नहीं होती है। हम देखते हैं कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। कीन्स का ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है उपभोग से संबंधित, जिसे हम कीन्स का मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम कहते हैं। कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम से 3 प्रमुख निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं। पहला है कुल उपभोग में वृद्धि कुल आय में वृद्धि की अपेक्षा कम है, अर्थात कुल उपभोग व्यय में वृद्धि कुल आय में वृद्धि की अपेक्षा कम होती है। जिस अनुपात में आय में बढ़ोतरी होती है उस अनुपात में उपभोग व्यय में बढ़ोतरी नहीं होती है। दूसरा निष्कर्ष ये ज्ञात होता है कि आय की वृद्धि का उपभोग व बचत में वितरण, आय में जो वृद्धि होती है उसका वितरण उपभोग एवं बचत के बीच किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात निष्कर्ष के रूप में सामने आती है, वह है आय वृद्धि से उपभोग एवं बचत में वृद्धि। आय में वृद्धि से उपभोग एवं बचत दोनों में बढ़ोतरी होती है। अब कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की मान्यताएं को देखते हैं। 3 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है मनोवैज्ञानिक एवं संस्थागत कारण स्थिर रहते हैं। मनोवैज्ञानिक एवं संस्थागत कारण स्थिर होते हैं, पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता है सामान्य परिस्थितियों में लागू होता है। ये जो कीन्स का मनोवैज्ञानिक उपभोग का नियम है केवल सामान्य परिस्थिति में लागू होता है। युद्ध काल की दशा में या मंदी की दशा में या अन्य असामान्य दशाओं में कीन्स का मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम लागू नहीं होता है। तीसरी महत्वपूर्ण जो मान्यताएं हैं वह है स्वतंत्र नीति अर्थव्यवस्था में क्रियाशील। यह जो कीन्स का मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम है स्वतंत्र नीति की अर्थव्यवस्था में लागू होता है, अर्थात सरकारी हस्तक्षेप के अभाव होने से ही क्रियाशील होता है, अन्य दशाओं में यह लागू नहीं होता है।
अब हम उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो तत्व हैं। पहला है विषयगत तत्व, जिसे हम आंतरिक तत्व के नाम से जानते हैं, और दूसरा है वस्तुगत या बाह्य तत्व। पहला विषयगत या आंतरिक तत्व के बारे में हम चर्चा करते हैं। उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला जो पहला तत्व है विषयगत तत्व के अंतर्गत सावधानियाँ, अर्थात समाज जो है या मनुष्य जो है आने वाले आकस्मिक घटनाओं से निजात पाने के लिए अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचत करता है। भावी दुर्घटनाओं या आकस्मिक घटनाओं से निजात पाने के लिए उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग यदि बचत करता है तो उपभोग पर कम खर्च करता है और इस तरह से उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। दूसरा तत्व है दूरदर्शिता, अर्थात भविष्य को संवारने के लिए, भविष्य में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बचत के स्तर को बढ़ाता है और उपभोग में कमी करता है। परिणामस्वरूप उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। तीसरा तत्व है उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित करने वाला लाभ। लाभ कमाने की दृष्टि से भी उपभोक्ता द्वारा वर्तमान में अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचत कर ली जाती है, जिससे उपभोग व्यय में कमी आती है और उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। सुधार, अपने व्यवसाय या उद्यम में सुधार करने की दृष्टि से भी उपभोक्ता यदि वर्तमान आय का अधिकांश से बचत करता है तो उपभोग व्यय में कमी देखी जाती है। परिणामस्वरूप उपभोग प्रवृत्ति कम होती है। आर्थिक स्वतंत्रता, यदि अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता अधिक है, ऐसी दशा में उपभोग प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। इसकी विपरीत दशा में उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। व्यावसायिक उद्देश्य, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उपभोक्ता द्वारा यदि व्यावसायिक उद्देश्यों की दृष्टि से, अर्थात अपने व्यवसाय को विस्तार करने की दृष्टि से अपनी आय का अधिकांश हिस्सा बचत करता है, ऐसी दशा में उपभोग व्यय में कमी आती है और उपभोग प्रवृत्ति भी कम देखी जाती है। प्रतिष्ठा, व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आने वाले समय में अधिक पूंजी अर्जित करना चाहता है और इस प्रकार अपनी वर्तमान बचत में बढ़ोतरी कर उपभोग व्यय में कमी करता है और परिणामस्वरूप उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है विषयगत तत्व का कृपणता या कंजूस प्रवृत्ति। मनुष्य कंजूस प्रवृत्ति की भी होते हैं कुछ मनुष्य, जिससे अपनी वर्तमान आय का अधिकांश हिस्सा कम से कम मात्रा में खर्च करना चाहता है और इस प्रकार उपभोग प्रवृत्ति कम होती है। उद्यमशीलता, यदि मानव उद्यमशील है, व्यवसाय की दृष्टि से सोचता है, तो ऐसी दशा में अपने वर्तमान आय का अधिकांश हिस्सा उद्योग व्यवसाय में निवेश करता है और उपभोग व्यय में कमी करता है। परिणामस्वरूप उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। तरलता पसंदगी, यदि उपभोक्ता तरलता पसंदगी है, नकद रखने की प्रवृत्ति है, तो ऐसी दशा में उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। मशीनों में उपकरणों में सुधार, यदि उद्यमी या व्यवसायी अपने मशीनों एवं उपकरणों को सुधार करना चाहता है, पहले के समान ही मशीनों में उत्पादन शक्ति बनाए रखना चाहता है, तो इसके लिए भी वह बचत अधिक मात्रा में करता है, उपभोग में कमी आती है। परिणामस्वरूप उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। वित्तीय दूरदर्शिता, कई व्यक्ति वित्तीय दूरदर्शिता के होते हैं और इसलिए अपनी वर्तमान आय में से अधिकांश हिस्सा बचत करता है और इस प्रकार उपभोग में कमी होने से
उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। अब हम देखते हैं उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला दूसरा बिंदु वस्तुगत या बाह्य तत्व। इसके अंतर्गत पहला तत्व है आय। यदि अर्थव्यवस्था में लोगों की आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय भी बढ़ता है, एक आम धारणा है। आय में बढ़ोतरी होती है, आकस्मिक आय में बढ़ोतरी होती है, तो आकस्मिक रूप से उपभोग में भी बढ़ोतरी देखी जाती है। समाज में आय का वितरण। यदि समाज में आय का वितरण असमान है तो ऐसी दशा में उपभोग प्रवृत्ति कम होती है, और यदि समाज में आय का वितरण समान है तो उपभोग प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है, क्योंकि संपन्न वर्गों के द्वारा उपभोग प्रवृत्ति कम की जाती है, अर्थात उनके द्वारा उपभोग व्यय कम किया जाता है। अगला है कीमत एवं मजदूरी स्तर। यदि वस्तुओं की कीमत में अधिक बढ़ोतरी हो रही हो तो ऐसी दशा में उपभोग व्यय में कमी देखी जाती है, परिणामस्वरूप उपभोग प्रवृत्ति कम होती है। इसी तरह से यदि मजदूरी स्तर अधिक होती है तो उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है, और मजदूरी स्तर कम होने से उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व के अंतर्गत अगला तत्व है असामान्य परिस्थितियाँ। यदि असामान्य परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती है तो ऐसी दशा में उपभोग प्रवृत्ति भी प्रभावित होती है। निगमों की व्यावसायिक नीतियाँ। जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं उनकी कुछ कमर्शियल पॉलिसीज़ होती हैं, और उन व्यावसायिक नीतियों के आधार पर भी उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित होती है। यदि निगमों की व्यावसायिक नीतियाँ अधिक से अधिक विनियोग करने की हो, व्यवसाय का विस्तार करने की हो, तो ऐसी दशा में उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। अप्रत्याशित लाभ या हानियाँ। यदि किसी व्यक्ति को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और यदि अप्रत्याशित रूप से हानियाँ होती है तो ऐसी दशा में उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। जनसंख्या की संरचना, यह भी महत्वपूर्ण तत्व है और हमारे देश के संबंध में यहाँ लागू हो सकता है। ज़्यादा उपभोग व्यय, अधिक से अधिक उपभोग व्यय युवाओं में देखा गया है। जिन देशों में युवाओं की संख्या ज़्यादा होती है या 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर उपभोग व्यय अधिक देखा जाता है, और 35 से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों में उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है, क्योंकि उनके द्वारा खर्च कम किए जाते हैं। अगला तत्व है व्यय पर निजी क्षेत्र का प्रभाव। व्यय पर निजी क्षेत्र का प्रभाव भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। यदि व्यय निजी क्षेत्र के द्वारा अधिक किया जाता है तो उपभोग प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। अगला तत्व है राजकोषीय नीति। सरकार द्वारा यदि राजकोषीय नीति इस प्रकार की बनाई गई हो जिससे लोगों की इनकम में बढ़ोतरी हो, आय में बढ़ोतरी हो, तो ऐसी दशा में उपभोग व्यय अधिक होता है और उपभोग प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। यदि करारोपण की नीति में रियायत दी गई हो, छूट दी गई हो, जिससे लोगों की आय में बढ़ोतरी हो, तो उपभोग व्यय में वृद्धि होगी और इस प्रकार उपभोग प्रवृत्ति भी अधिक होगी। ब्याज की दर, यह भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। ब्याज की दर अधिक नीची है, इसका मतलब ये है कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज दर में कमी हो तो अधिक मात्रा में उपभोक्ताओं के द्वारा व्यय किए जाते हैं और इस प्रकार उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। यदि ब्याज की दर अधिक हो तो ऐसी दशा में उपभोग व्यय कम किए जाते हैं और उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। सामाजिक बीमा
एवं जीवन बीमा। यदि सामाजिक बीमा एवं जीवन बीमा की प्रवृत्ति अधिक है लोगों में, उपभोक्ताओं में, तो यदि इसी दशा में उपभोग प्रवृत्ति कम देखी जाती है। जीवन बीमा या सामाजिक बीमा पर अधिक निवेश किया जाता है। नए उत्पादों का परिचय। नए उत्पादों का इजाद भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। बाज़ार में जब कोई नई चीज़ आती है, नए फैशन के रूप में आती है, तो ऐसी दशा में उनकी मांग अचानक बढ़ जाती है और उपभोग व्यय अधिक किया जाता है। परिणामस्वरूप उपभोग प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। उधार एवं किस्तों की सुविधा। उधार एवं किस्तों की सुविधा के द्वारा यदि सामान या वस्तुओं की बिक्री की जाती है, तो ऐसी दशा में अधिक मात्रा में उपभोग व्यय किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग की जाती है और उपभोग व्यय अधिक होने से उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। भविष्य में आय की संभावनाएं। यदि आने वाले समय में आय बढ़ने की संभावना हो, तो ऐसी दशा में उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित होती है। भविष्य में अधिक मात्रा में उपभोग व्यय किया जाता है और उपभोग प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। यातायात के साधनों का विकास। यदि यातायात में साधनों का विकास अधिक होता है, तो इससे भी उपभोग व्यय अधिक होता है। परिणामस्वरूप उपभोग प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता। वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। यदि वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता अधिक है, तो ऐसी दशा में उपभोग व्यय में कमी देखी जाती है। यदि वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता नहीं पाई जाती है, तो वर्तमान में ही अधिक मात्रा में व्यय कर उपभोग प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। लोगों की रुचि एवं फैशन में परिवर्तन। लोगों की रुचि एवं फैशन में परिवर्तन भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि लोगों की रुचि एवं फैशन में परिवर्तन होता है, तो ऐसी दशा में उपभोग प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। बचत के प्रति दृष्टिकोण। यदि उपभोक्ताओं में बचत के प्रति दृष्टिकोण अधिक है, ऐसी दशा में उपभोग व्यय कम होगा। परिणामस्वरूप उपभोग प्रवृत्ति भी कम होती है। और अंतिम तत्व है उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला तत्व ड्यूसनबेरी का नियम या प्रदर्शन प्रभाव। ड्यूसनबेरी एक अर्थशास्त्री हैं। उनका मानना है कि यदि निम्न आय वर्गों के द्वारा ऊंची आय वाले वर्गों के द्वारा उपभोग की जाने वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है, अर्थात ऊंची आय वाले व्यक्ति का प्रदर्शन किया जाता है निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों द्वारा, तो इसी दशा में उपभोग व्यय अधिक किया जाता है। परिणामस्वरूप उपभोग प्रवृत्ति भी अधिक देखी जाती है। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक्स है, ये जो चैप्टर है उपभोग फलन का, सभी बिंदुओं को हमने बताया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह काफ़ी लाभान्वित होगा। धन्यवाद।